सुहानी शाम और गुड इवनिंग प्यारे मित्रों। आज एक प्रश्न है, सोनिया भारद्वाज ने भेजा है। मुझे याद है कि शायद 3-4 साल पहले या उससे भी ज़्यादा वक्त गुजरा होगा, सोनिया ने 1-2 प्रश्न पहले भी भेजे थे, लेकिन सब कुछ याद नहीं है। लेकिन इस नाम से मुझे याद आया कि ऐसे ही मैंने 1-2 प्रश्नों का इन्हें उत्तर दिया होगा फेसबुक पे, या वो श्रृंखला थी अपदीप भव। आजकल लिखने का काम तो बंद है सोनिया। जो भी संस्मरण थे लिखने लायक, जो भी बातें थी वो लिख चुका। वो प्रश्नों के उत्तर भी पहले लिखते था। अब ज़माना ऐसा है कि लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कुछ समय से कोविड के बाद लिखना तो कभी कभी होता है 2-4 लाइनें, लेकिन सुविधाएं उपलब्ध हैं तो बोलना ज़्यादा उचित है। इसलिए आपके प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या है, आपने क्या पूछा है। तो सोनिया लिखती हैं, प्रणाम सर, मैं ओशो को अपना गुरु मान चुकी हूँ। मैं ओशो का कैंप ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन ओशो की यह बात मुझे बार बार रोकती है। जब वो कहते हैं चेलों से सावधान। मुझे याद है ये ओशो ने कहा है कि मैंने तुम्हें सारे गुरुओं से सावधान किया, तुम मेरे चेलों से सावधान रहना। खैर, उन्होंने काफ़ी हमें चेताया है हर चीज़ से। तो पहले आपका प्रश्न पढ़ते हैं। कलयुग में कहाँ जाएं और किस गुरु की शरण लें? ओशो से संन्यास तो मैं नहीं ले पाई, पर ओशो आज भी जीवंत हैं। ये बड़ी बात है। उनके कुछ अनुभव मेरे जीवन से जुड़े हैं। मन करता है कि हमारे समक्ष प्रकट हो जाएं तो हम उनसे दीक्षा ले सकें। आप ओशो के साथ रहे हैं, कृपया आप हमें बताएं कि हम किनके पास जाएं दीक्षा के लिए, जिनसे हमें ओशो में और उनमें कोई भेद ना दिखे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ध्यान साधना और दीक्षा हम कहाँ से प्राप्त करें? इतनी बुद्धि हम में नहीं है कि हम ये जान सके, क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। ये तो आपका आधा प्रश्न है, आगे आपने और भी कुछ लिखा है। मैंने ओशो की ध्यान विधि का प्रयोग किया, जैसी उन्होंने बताई वैसा ही किया। मेरा अनुभव बहुत सुंदर रहा। मैंने पहली बार नींद को अपनी आंखों में उतरते देखा, और उसके साथ ही मेरे भीतर से कुछ अलग हुआ। शायद सूक्ष्म शरीर था वो। मैंने अगेन अनुभव किया, किंतु जैसे ही मेरा साक्षी होना टूटा, मेरा हृदय चक्र के स्थान पर बहुत जोर से गोल गोल अंदर कुछ घूमने लगा। मेरे हृदय चक्र के स्थान पर बहुत जोर से गोल गोल अंदर कुछ घूमने लगा, और उसकी आवाज बाहर नहीं थी, कहीं मेरे भीतर थी। मैं डर गई। ये तीनों घटनाएं एक साथ हुई। ओशो आज भी जीवंत हैं। उनको सुनकर समझने वाला आज भी उनकी विधियों से वैसे ही अनुभव पा सकता है, जैसे ओशो के सामने होकर उनसे ग्रहण करता है। ओशो तो मेरे हो गए एक सच्चे गुरु। ओशो तो मेरे हो गए एक सच्चे गुरु। बस अब तो दीक्षा लेना मात्र एक औपचारिकता है। फिर भी मैं उनसे और कैसे जुड़ सकती हूँ? क्या आप भी दीक्षा देते हो? क्या आप भी दीक्षा देते हो? आई मीन संन्यास। तो फिर मैं आपसे मिलकर
आपसे ही ले लूं प्रणाम। तो बहुत सारी बातें हैं सोनिया जी। सबसे पहली बात तो आपका अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और फिर आपने साफ साफ कहा है कि ओशो जीवंत गुरु हैं। ये तो वही कह सकता है ना जो ओशो से जुड़ा हुआ हो। जीवंतता शाब्दिक या बौद्धिक नहीं होती। आपका किसी से प्रेम होता है या मेरा किसी से, या हम मनुष्य, हमारा ये अनुभव साधारण से साधारण मनुष्य को भी हो जाता है। जब वो किसी के प्रेम में होता है तो वो थोड़ी कहता है कि भाई मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ। हाँ, भले वो कितना भी दूर हो, दूसरे शहर में रहता हो, दूसरे देश में भी रहता हो, अगर उससे बातचीत हो गई है, पत्रों का आदान प्रदान होता था हमारे ज़माने में, तो पत्र भी बड़े जीवंत लगते थे। इंतज़ार रहता था पत्र आने का कि भाई हमने चिट्ठी डाली है, उसका जवाब कब आएगा। और वो कितने उतावले होते थे हमारे 10 15 20 दिन, जब तक चिट्ठी नहीं मिल जाती थी, कैसे कैसे विचार आते थे। तो फिर आपका तो ये ध्यान से गुजरी हैं आप, और आपको अशरीरी अनुभव भी हुआ है, नींद को उतरते आपने देखा है, ये सबसे बड़ी बात है। ओशो को सुनना बहुत अच्छा है, उससे बहुत सारी जो हम अंधविश्वासों से घिरे होते हैं, सामाजिक क्रियाकांड, रीति रिवाज, छुआछूत, भेदभाव, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, गरीब अमीर, ना मालूम कितने तरह के हमने जात पात की जो दीवारें, अदृश्य दीवारें अपने तरफ बांध रखी थी, उससे तो एक छुटकारा हो जाता है। लेकिन रहते तो हम उसी समाज में, इसलिए सब उनका नियम पालन हम करते हैं। साथ में रहते हुए भी परिवार में रहते हैं, सब निभाते हैं। तो ऐसा ही संन्यास के बाद भी और संन्यास के पहले दुनिया तो वही रहती है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि ही सृष्टि है। तो आपने लिखा है कि कोई क्या लिखा है कि किस गुरु की शरण लें। देखिए, बड़ा सौभाग्य है कोई बुद्ध पुरुष के संपर्क में आ जाए सही समय पर, लेकिन अपना अपना समय होता है। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप गलत समय पे आई या मैं सही समय पे आया, और कोई अभी 100 साल बाद आएगा या कोई 1000 साल बाद आएगा। हर एक फूल का अपना समय होता है, हर एक बीज फूटता है, उसे भूमि मिल जाए तो आप सौभाग्यवान हैं कि आपका ओशो से ऐसा आंतरिक भावनात्मक संबंध तो हमेशा भाव से जुड़ता है। विचारों से तो सहमति असहमति होती है, लेकिन संबंध में उसमें असहमति नहीं होती है। वो तो सिर्फ ऐसा लगता है कि भाई जो बोलते हैं ना अभी, कि प्यार में किसी के पड़ जाना, किसी से प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है, तो उसकी याद आती है बार बार, उसका चेहरा, उसका रूप, उसकी वाणी, उसके शब्द, उसकी भाव भंगिमाएं। ऐसा लगता है अभी मैं आंख बंद के कभी कभी कभी, अब तो बहुत कम सुनता हूँ ओशो को, पहले मैं बहुत सुनता था, मेरा तो काम वही था सुनने का, लिखने का, पढ़ने का। लेकिन जब भी अभी भी सुनने का मौका मिलता है तो मैं आंख बंद करता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे ओशो सामने बैठे हैं। कभी कभी अर्ध चेतन होती है ना स्थिति, जैसे बिस्तर में लेटे हैं, ओशो को आजकल तो मोबाइल पे है, तो सुन लेते हैं। कभी कभी कोई खास याद आती है बात, तो लेटे लेटे ऐसा लगता है जैसे वो हम खो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैं बुद्धाल में या चौंग चतुर ऑडिटोरियम में या उनके वुडलैंड में भी, मैंने तो नाम उनको कहाँ कहाँ सुना है, किस किस जगह पे, कभी माउंट आबू में, तो कभी कहाँ, तो कभी कहाँ, तो कभी अहमदाबाद में, तो कभी, तो ज़्यादातर तो पूना की यादें और पुरानी यादें बहुत हैं। अचेतन मन हमेशा वहीं लौट कर जाता है जैसे हमने ओशो को पहली बार देखा था, वही रूप। वो टोपी वाले तो ओशो कभी मेरे सपने में भी नहीं आए। क्योंकि मैं उनसे मिलता था तो वो जब टोपी वगैरह नहीं लगाते थे, अपनी चदरिया ओढ़ते थे, और कभी कभी तो बिना चादर के भी सिर्फ लुंगी लपेट के बैठे होते थे। गर्मी उतनी इतनी होती भारत में, तो मैंने उनसे उस रूप में भी मिलना हुआ है। अकेले अकेले मिलता था तो सब याद आ जाती है पुरानी। तो आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे आप उनको महसूस कर पाती हैं अपने भाव जगत में, दिल से चाहती हैं आप। तो आपकी यात्रा तो शुरू हो गई है, आपको अनुभव भी हो गए हैं, और आप
ऐसा तो क्यों कहती हैं कि इतनी बुद्धि हम में नहीं है कि हम ये जान सकें। ऐसी तो बहुत नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैं तो मानता हूँ आप बुद्धि से ज़्यादा आगे हैं। बुद्धि में तो संदेह भी होता है ना। ये ऊपर की बातें हैं कि आप कहती हैं कि हाँ इतनी बुद्धि हम में नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर इतनी बुद्धि नहीं होती तो आप ओशो से जुड़ ही नहीं सकती थी। ओशो से जुड़ना बुद्धि का खेल नहीं है। ये हृदय की बात है, भाव की बात है, प्रेम की बात है। तो चलो, गलती से हम कुछ कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ लिख देते हैं। शब्दों की सीमा होती है। तो क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आपने खुद ही लिख दिया है इसमें कि हम उनके पास जाएं दीक्षा के लिए जिनसे हमें ओशो, हाँ ये बात आपने लिखी है। जरा आप ओशो के साथ रहें, कृपया आप हमें बताएं कि हम किनके पास जाएं दीक्षा के लिए जिनसे हमें ओशो में और उनमें कोई भेद ना दिखे। अब ये तो बड़ी असंभव सी बात है, मतलब करीब करीब असंभव है। क्योंकि प्रकृति का ऐसा नियम है कि वो कभी ऐसा ऐसा रिपीट नहीं करती कि एक जैसा ही सब कुछ दोबारा हो, कार्बन कॉपी नहीं होती। हाँ, जो ओशो के रंग में रंगे हैं, उनके प्रेम में डूबे हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उनमें ओशो की कुछ तरंगें, कुछ भाव भंगिमाएं जरूर आ जाती है। सुनते सुनते, उठते बैठते बैठते दूसरे का, कहते हैं सोबत का असर होता है। शराबी के साथ बैठे हो तो देर बेर आपको शराब की लत लग जाती है। तो एक अच्छा सा शेर मैंने सुना था ओशो से ही, शराब की बात निकली है कि क्या था वो, सोहबते रिंदा से वाइज कुछ ना हासिल कर सका। सोहबते रिंदा से वाइज कुछ ना हासिल कर सका। और क्या है आगे कि रफ्ता रफ्ता मगर तर्जे कलाम आ ही गया। अब मैं भूल गया हूँ पूरा शेर शायद। तो ऐसा है कि जिसके साथ उठना बैठना सोबत होती है तो भाई आ जाता है, थोड़ा बहुत रंग तो चढ़ ही जाता है। और चढ़ना क्या होता है, हम उसके रंग में रंग जाते हैं, डूब ही जाते हैं। इसलिए गुरु को रंगरेज भी कहा है। तो ऐसा है कि मैं नहीं कह सकता कि जी ये ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे मैंने देखा हो कि वो बिल्कुल कहना चाहिए कि भाई परिपूरक हो ओशो का। ऐसा तो असंभव है, बिल्कुल ओशो तो हो ही नहीं सकते। हाँ, हमने बातें उनसे सुनी है, सीखी हैं, तो कभी कभी बातों से ऐसा भ्रम हो जाता है, गलत फहमी भी हो जाती है कि जैसे ओशो बोल रहे हैं। ये गलत फहमी मुझे भी बहुत हुई है, मैंने भी बहुत पाला है ये भ्रम। लेकिन सच्ची बात कहूँ तो ओशो नहीं चाहते हैं कि कोई उनकी नकल करे, कोई कार्बन कॉपी बने। और मुझे तो खासकर उन्होंने अच्छी तरह से झाड़ दिया था एक बार। साफ साफ कहा था मुझे कि तुम यहाँ मेरी नकल के लिए नहीं हो। मेरी ही नकल नहीं करनी है, किसी और की भी नकल नहीं करनी है। क्योंकि मैं उनकी नकल किया करता था, उनके जैसा लिखता था, चिट्ठियाँ उनको हाथ में ला के दे देता था। हाँ, प्रश्न तो बिल्कुल जैसे उनकी राइटिंग होती है ना, और शैली भी जैसे उनके ओशो के पत्रों की शैली होती है। तो शुरू शुरू में तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, लेकिन फिर एक दिन जरा ज़्यादा ही मैंने, भाई जैसा है ना, सर पे चढ़ जाता है ना व्यक्ति, तो पहले एक पेज से यात्रा शुरू हुई, 2 पेज लिखना, फिर कभी कभी 3-4 पेज लिखता था। उस दिन मैंने ज़्यादा ही लिख दिया, और कुछ में अपनी शायरी और कविता लिख दी, और कोई भजन बना के ओशो की तारीफ कर दी मैंने। तब उन्होंने मुझे उस दिन झाड़ा और वो उठा के बास्केट में डाल दिया, कचरे की, जो पहले हमेशा मेरा पत्र पढ़ के मुझे वापस दे दिया करते थे। उस दिन उन्होंने कि पास में जो ट्रेश होता है ना कचरे का, उसमें वो फालतू कागज वगैरह डाल देते, तो उसमें डाल दिया पढ़ के। और मेरी तरफ देखा तो मैं तो पसीने में तर हो गया, पता नहीं ये क्या हुआ। और मुझे समझाने लगे, और मैं बार बार उसमें बास्केट में देखूं कि ये मेरा पत्र जो मैंने रात भर आधी रात तक बैठ के लिखा था, इसका ये हाल।
फिर उन्होंने डांटा भी सही बड़े प्यार से, लेकिन उसमें ज़रा चोट थी मेरे अहंकार को। फिर मैंने नकल करना बंद कर दिया, फिर चिट्ठी लिखना बंद कर दिया था मैंने तो ऐसा है कि ओशो जैसा तो कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आपके हृदय में, आपके भाव जगत में, आपके आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग हो किसी व्यक्ति के प्रति, ओशो का सन्यासी हो या ना हो, लेकिन आप दीक्षा लेंगी तो कोई सन्यासी जरूर होगा। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को, उनमें से अगर आपके भीतर उसके प्रति सम्मान है, प्रेम है, कोई भाव है, तो उससे ले लें। और पता नहीं आप कहाँ रहती हैं, ये तो आपने लिखा नहीं कहाँ रहती हैं, मुझे क्या पता, कहीं दूर की यात्रा न करना पड़े। और एक तो बात आपने वो लिखी है, अंत में भी लिखा है कि क्या आप भी दीक्षा देते हो, आई मीन संन्यास, तो फिर मैं आपसे मिलकर आपसे ही ले लूं। ये ज़रा मुश्किल है, इसलिए कि मैं रहता हूँ लंदन में और आप रहती हैं भारत में, इंडिया में। वहाँ से यहाँ की यात्रा दूभर तो है, मुश्किल तो है, असंभव नहीं है, लेकिन दीक्षा लेने के लिए इतनी दूर आना। और मैंने ये कोई नहीं है कि मैं दीक्षा देता हूँ कि नहीं देता हूँ, बहुत कम लोगों की दीक्षा हुई है मेरे द्वारा, कोई दीक्षा नहीं देता है। ओशो भी अगर आप ध्यान से उनको सुनेंगी पढ़ेंगी तो कई बोलते हैं मैं तो निमित्त हूँ। दीक्षा घटती है जब शिष्य तैयार होता है, तो गुरु का प्रेम, वो तो एक औपचारिक, आपने लिखा औपचारिक है, माला पहनना, कपड़े पहनना, उस समय की जरूरत थी। माला भगवा पहनना और माला पहनना और ऊपर माला डाल के शहर में, घर में, परिवार में रहना, काम धंधे पे जाना तो बड़ा चैलेंज था। अब तो वो चैलेंज और चुनौती रही नहीं, अब तो लोगों ने स्वीकार कर लिया है। और फिर अब तो 24 घंटे पहनना भी नहीं है आपको भगवा वस्त्र और माला। मैरून हो गया, अब मैरून तो मुझे पसंद नहीं है कलर, सच बोलता हूँ, मुझे मैरून कभी पसंद नहीं आया। भगवा वस्त्र मैंने बरसों पहने हैं, 71 से लेके कहना चाहिए ना 85 86 तक। उसके बाद भी मेरा मोह उनसे ख़त्म नहीं हुआ, तो कभी कभी पहन लिया करता है। अब भी मेरे पास भगवा वस्त्र पड़े हैं, कभी कभी शौक से पहन लेता हूँ। बहुत अच्छा रंग है, प्यार, लेकिन मैरून मुझे पसंद नहीं आया। खैर, बात हो रही थी कि आप किससे दीक्षा लें, तो पहली बात तो आपका प्रेम हो, किसी के प्रति भाव हो, आपको पसंद हो व्यक्ति, तो उससे ले लें। या फिर देहरादून में एक है माँ दिव्य गंधा, उन्होंने ओशो का भोजन बनाया है और बचपन से ही, बहुत कम उम्र से ही ओशो के संपर्क में आई हैं वो। और बम्बई में ओशो ने उनको बुला लिया था, दोनों बहनों को अपना भोजन बनाने के लिए। पूना में भी वो भोजन बनाती रही ओशो का, और अभी भी ओशो का आश्रम चलाती हैं देहरादून में। ओशो ओम बोधिसत्व आश्रम है क्लेमेंट टाउन में, और ग्राफिक ईरा जो है यूनिवर्सिटी उसके पहले ही आ जाता है। तो अगर आप चाहती हों, बहुत उतावली हों कि अभी अभी लेना है, जल्दी लेना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई उनके साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है बरसों का, क्योंकि वो भी उसी समय उनका संन्यास हुआ था मेरे संन्यास के 1 महीने बाद। और आश्रम में हमने साथ में किया है, वो भी हैं लंदन, आती रही हैं। और मतलब कि उनका जीवन ओशो को ही समर्पित है, सब कुछ 24 घंटे वो उसी में लगी रहती हैं। शिविर भी होते हैं उनके आश्रम में, तो अगर शिविर करना चाहती हैं तो देहरादून चली जाएं। मैं उनका मोबाइल नंबर आपको दे दूंगा, आप मुझे मैसेज भेज दीजिए। क्योंकि मैं जिनको करीब से जानता हूँ उनमें से वो व्यक्ति ऐसी हैं कि कहता हूँ कि भाई वो दोनों बहनें ओशो को समर्पित हैं और अभी भी ओशो के कार्य में लगी हैं। और बरसों, मतलब समझो ना, मेरे सामने की बात है कि 71 से लेके अभी तक वो बरसों आश्रम में रही है। और फिर उस आश्रम से फिर दूसरा आश्रम बना लिया, और पूना अमेरिका में भी रही थी वो। तो ये तो ऊपर की बात है, वो कहाँ रही थी क्या नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई पूछता है मुझसे तो मैं पहली चॉइस यही बोलता हूँ कि माँ दिव्य गंधा से संपर्क करें। और संन्यास भी लेना हो तो उनसे ले सकती हैं आप, या फिर कभी मेरा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया आना हुआ, इंतज़ार कर सकें तो हो सकता है शायद इस साल सितंबर अक्टूबर में आऊँ, या हो सकता है अगले साल आऊँ, मेरा कोई सुनिश्चित नहीं है। लेकिन हाँ, इस साल या अगले साल तो मेरा आना होगा ही।
वो तो फिर औपचारिक वाली बात होगी कि भाई संन्यास देना कोई ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति जिसने आपको संन्यास दिया। वो तो एक जैसे पोस्टमैन होता है ना, डाकिया, चिट्ठी किसी ने लिखी है और डाकिया आपको चिट्ठी दे देता है, तो भाई वो डाकिया का काम है। लेकिन आपकी बात सच है जब आप ये कहती हैं कि मेरे चेलों से सावधान रहना, नाटकबाजी भी बहुत होती है, मैंने देखा है। भाई देखो सोनिया, मैंने जब संन्यास लिया था तो वहाँ ना तो कोई संगीत था, ना 10-20 लोग नाच रहे थे, मैं अकेला था और ओशो अकेले थे। हाँ, और मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मेरा नाम बदलने वाला है। हाँ, ये उन्होंने कहा था कि भगवा वस्त्र लेके आना, पहन के आना, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। भगवा वस्त्र बनवा लो, हाँ, पहन के आने का नहीं, भगवा वस्त्र बनवा लो। तो मैंने कहा ठीक है। हमारे हाथ से रंगे थे हमने कपड़े उस जमाने में, कहाँ मिलते थे भगवा वस्त्र, कहाँ मिलते थे बाजार में। तो थोड़ा पानी पी लिया जाए। तो ऐसा है कि ओशो बैठे थे, सिर्फ लुंगी पहने, ऊपर उन्होंने कुछ पहना ही नहीं था, एकदम जैसे शिव जी होते हैं ना। और दोपहर का समय था, बालकनी में बैठे थे अकेले बड़ी कुर्सी पे। तो वो जब याद करता हूँ सीन तो बड़ा भाव विभोर हो जाता हूँ मैं। तो अब इसको तो हम टाल जाते हैं, जो रूप मैंने उनका देखा। तो घटना है वो याद आती कि वो अकेले थे और मैं भी अकेला था, और मुझे क्या पता कि वो क्या करेंगे। दीक्षा में क्या होगा मुझे तो पता नहीं था। वो मुझे कागज़ के छोटे से टुकड़े पे नाम लिख के दे देंगे। बातें भी हुई थी कुछ। तो अब तो ऐसा है कि लोगों ने बिल्कुल नकल करना शुरू कर दिया। मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नाटक भी देखे हैं कि कोई वो तीसरी आंख पे जोर से रगड़ रहा है, वो पीछे से लोग 2-4 उनके चेले चपाटे हैं जो उसको खींचते हैं, तो बड़ा भारी आदमी जिसको कितना भी धक्का दो वो ना गिरे। तो वो मैंने लोगों से ऐसे बात भी की है जिनके साथ ये घटना घटी है। तो ऐसा है कि विकृति बहुत आ जाती है, लेकिन मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोग वही पसंद करते हैं, शोभा यात्रा हो, धूम धड़ाका हो, सबको पता चल जाए। तो अब क्या करें, हर एक की मानसिक स्थिति अलग अलग है। तो मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं अलग किस्म का व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैंने इतने लोगों को संन्यास लेते देखा है। और तो मैंने ये भी देखा है कि भाई कोई व्यक्ति जेल में था बिहार में, और वो ओशो की किताबें पढ़ता था, तो उससे कोई मिलने वाला आया, ओशो से मिलने वाला आया, तो उसने बोला कि एक हमारे मित्र हैं वो जेल से, उन्होंने कहा था कि उनको संन्यास लेना है। तो ओशो ने बोला ठीक है। उस समय तो कुछ उपाय नहीं था, तो ओशो ने वो माला और नाम उनको दे दिया और बोला कि जाकर संन्यास उनको तुम मिलने जाओ जेल में तो उनको दे देना। उन्होंने बोला कि किसी भी तरह से, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं जेल से कब छूटूंगा, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, पता नहीं, ऐसा कुछ हुआ होगा, राजनीति का मामला था। तो ओशो ने कैदियों को भी, जो कैद में था उसको भी संन्यास भेजा है। वो बाय पोस्ट भी संन्यास होता था। तो जल्दीबाजी ना करें, अगर जल्दी हो, आपको मन में भाव हो, तो देहरादून उनसे फ़ोन पे बात कर लेना, या चली जाना जब कैंप हो तो। और कैंप करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो हमने ओशो के साथ जो कैंप करते थे ना, हम 7 दिन के 10 दिन के होते थे मेरा ख्याल है, तो उसकी गुणवत्ता ही अलग होती थी। अब तो एक इन्फॉर्मेटिव है, जिसने कभी ध्यान वगैरह नहीं किया है उसे ध्यान करने का तरीका आ जाए। और अब तो ध्यान की विधियाँ भी बहुत बदल गई है, मतलब बहुत काफ़ी परिवर्तन हुआ है समय के साथ साथ। तो जब मैंने कैंप कराए थे भारत में, तो लोग बड़े चौंके। हालांकि मैं उस नियत से गया नहीं था भारत कैंप कराने की, मैं तो गया था जबलपुर में, वो उत्सव हुआ था बहुत बड़ा, इनवाइट किया गया था, मुझे निमंत्रण मिला था, अपनी पुस्तकों का विमोचन होने वाला था। लेकिन फिर लोगों का निमंत्रण मिला, तो मैं कहीं कहीं 2 साल तक कई जगह, काठमांडू से लेकर नमन कर्नाटक तक, कई शहरों में, गाँव में, वहाँ दीक्षा वगैरह भी लोग चाहते थे, वही पुराने सन्यासी हैं, तो मैं इनकार नहीं करता था, क्योंकि मैं कौन होता हूँ, मैं तो डाकिया हूँ। तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ठेका ले लिया है कि वही सन्यास दे या ना दे, ऐसा नहीं। डाकिया का काम है, चिट्ठी पहुंचनी चाहिए, आपके मन में भाव है लेने का,
तो ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन उस पर उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में भाव तो हो, कम से कम आपको पसंद तो हो वो व्यक्ति, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो फिर माला लेके अपने हाथ से ही डाल लेना गले में। और नाम चाहती हैं तो मैं भेज दूंगा, या दिव्य गंधा दे देंगी आपको नाम भी। नाम बदलने का भी एक असर तो होता है कि हमारा पुराना नाम से हमारा तादाद में टूटे। हालांकि लीगल कागजों में वही पुराना नाम ही चलेगा। कई लोग बदली भी कर लेते हैं। खैर, बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगा मैं, ऑलरेडी देखो 25 मिनट हो गए। तो ऐसा है कि आपकी ध्यान की जो विधि आप कर रही हैं उसे कंटिन्यू रखिए। और भी कोई ध्यान की विधि ओशो ने इतनी दी है, बुक ऑफ सीक्रेट्स में, और भी कई किताबें हैं जिन्होंने, जो आपको रुचे, बस सतत करते रहना चाहिए। सतत करते रहते ही परिणाम आते हैं। और ये अशरीरी अनुभव है, आपने नींद को उतरते देखा, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक तरह की नींद मृत्यु ही होती है ना, कि आपने एक ढंग से मृत्यु को उतरते देखा। और आप महिला हैं तो हृदय चक्र भाव से जीती है महिलाएं, तो जरूर सबकी अलग अलग अनुभूति होती है। हमारे कुछ अलग अनुभव हैं, उनकी चर्चा भी करना व्यर्थ है, क्योंकि एक जैसे अनुभव सबको नहीं होते हैं। हर एक व्यक्ति की शारीरिक संरचना, उसका सोचना करना, लेकिन जब अवेयरनेस, बोध जगता है, बोधपूर्वक व्यक्ति करता है, जो भी करता है, साक्षी भाव से यात्रा शुरू होती है और वहीं ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन फिर ये जब तक अनुभव है और आप हैं, और तो दो चीज़ हो गई ना, आप हैं, आपको अनुभव हुआ, दो हो गए। शरीर का पता चला कि शरीर में कुछ हुआ है, निश्चित ही शरीर में बड़ा परिवर्तन आता है। बहुत सारे जो सुषुप्त अंग हैं हमारे, इसको बोलते हैं अतीन्द्रियाँ, जो बाहर 5 इंद्रियाँ होती है, उनके अपोजिट भी अतीन्द्रियाँ होती है ना, अतीन्द्रिय अनुभव होती है। ध्वनियाँ सुनाई देती है, रंग दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे अनुभव होते हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन सनसनाहट गूंज रही है चारों तरफ। बातचीत चल रही है और मेरे कान में जो सन्नाटे की गूंज है, बिल्कुल सतत है, उसमें कोई, लेकिन बस ये जब अगर मैं आपसे बात करने में खो जाता हूँ तो सनसनाहट से ध्यान हट जाता है। हमारा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित हो जाता है, मन से जुड़ जाता है। मन से हटा, आंखें बंद की, तो सनसनाहट है। तो बोध असली चीज है, और जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसका आनंद लें आप। कई बार तो मैंने कोशिश की है, जो अनुभव एक बार हुआ कि फिर से हो, मन बड़ा लोभी है, लेकिन दोबारा नहीं होता, फिर करीब करीब होने लगता है और गायब हो जाता है। तो प्रयास करती रहें। बहुत अच्छा है कि आपको छोटी से मृत्यु कहाँ हो सकता है, सूक्ष्म शरीर, बहुत सारी बातें हैं जो ये इतना है कि दूसरा इस विषय में उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है, इतना निजी मामला होता है। लेकिन इससे मुझे लगता है कि आपने जो पता नहीं 3-4 साल पहले कुछ पूछा था, मुझे याद भी नहीं है क्या, तो ऐसा ही लगता है कि आपको राह मिल गई है। बाहर से किसी के निर्देश की आपको ज़रूरत नहीं है, ना किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन उससे उस कंप्लीट होने का, पूरा होने का अनुभव नहीं होता है। पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि हम अधूरे हैं। शरीर, मन, भाव, इन तीनों की क्रिया के प्रति सजगता बढ़ती है, तब चौथा, जिसको बोलते हैं तुरी, तो वहाँ अनुभव नहीं है। अनुभव वो क्या बोलते हैं, वो अच्छा सा वो है, कहा जाता है, जैसे कृष्णमूर्ति के शब्दों में कहा जाए कि ऑब्जर्वर बिकम्स ऑब्जर्व्ड। मैं और तू दोनों खत्म हो जाता है, द्वंद्व के पार, द्वैत के पार का अनुभव होता है। मन नहीं रहा और जागृत अवस्था रहती है, तब मैं तो आप ये भी उस वक्त तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे अनुभव हो रहा है, वो मैं ही नहीं रहा ना। मन के जाते ही मैं भाव खत्म हो जाता है, तो वहाँ तो केवल अनुभूति, केवल ज्ञान। अभी शब्दों का खेल है, इससे अनुभव नहीं हो जाता, लेकिन हाँ, ऐसा आभास जरूर कर सकता है व्यक्ति की। ऐसी एक दशा भी होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है, अगर वो प्रयास करे तो। बहुत प्रयास की जरूरत है, अथक श्रम की जरूरत है।
तो ओशो हमेशा, हम जब उनसे मिलने जाते तो पूछते ध्यान चल रहा है ना, तो हमेशा पूछते ध्यान वगैरह करते रहो। तो ऐसा है कि देखिए अब आधा घंटा हो गया, बातें तो इतनी है कि और भी क्या किया जाए। आपको सच्चे गुरु मिल गए हैं, और वैसे आप इस पे भेज देना। आपके लिए एक कविता मैं सुना देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो लोग बोर हो जाएंगे सुनते सुनते। जिस्म दिल दिमाग से, जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। बस ये ठहरने वाली बात है असली। सबकी खबर है मुझको, अपनी खबर नहीं, अपने ही मन से मैंने कभी हटकर नहीं देखा। और जिंदा हूं मगर जिंदगी का नजारा किए बगैर, जिंदा हूं मगर जिंदगी का नजारा किए बगैर, मौत से पहले मैंने कभी मरकर नहीं देखा। यह कौन बोलता रहता है रात दिन मुझ में, यह कौन बोलता रहता है रात दिन मुझ में, इस बोलने वाले को मैंने मुड़कर नहीं देखा। और लफ्जों का खेल था, लफ्जों का खेल था जिसे मैं इल्म समझ बैठा, शब्दों का खेल था जिसे मैं ज्ञान समझ बैठा। हिंदी इस तरह होगा कि लफ्जों का खेल था जिसे मैं ज्ञान समझ बैठा, दिल की किताब को कभी पढ़कर नहीं देखा। देरो हरम में रब को मैंने सजदा बहुत किया, मंदिर मस्जिद तीर्थ काबा काशी जेरूसलम गुरुद्वारे कहाँ कहाँ भटका। देरो हरम में रब को मैंने सजदा बहुत किया, अपने ही दिल के अंदर, अपने ही दिल के अंदर झुककर नहीं देखा। और झुकने में ही सारी, झुकना ही सारी कला है ध्यान की। झुकते ही आदमी गायब हो जाता है, मिट जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई बुद्धत्व तो कहने की बात है कि इनलाइटेंड हो गए, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, कोई उपलब्धि नहीं है। हमें जो होने का भ्रम है ना, हालांकि शरीर है तो वही सॉलिड, कैसे इनकार कर सकते हैं। लेकिन इसी में एक ऐसी चाबी भी है, ऐसा बटन भी है जिससे हम ये वाईफाई और ये अपनी टेबलेट इस तरह रखते हैं, मोबाइल जैसा टच करते हैं तो एकदम सब डिलीट हो जाता है। तो हमारा होना भी डिलीट हो जाता है, लेकिन वो होना ना होने जैसा होता है। जैसे आकाश है और आकाश नहीं होने जैसा है। तो व्यक्ति खो जाता है। व्यक्ति तो एक भ्रम है, नाम क्या है कि नाम रूप का यह जगत है। लेकिन जरूरी है, इसमें रहेंगे तो ही हम अनाम को, अरूप को, अपने स्वरूप को हम जान सकेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, करने जाओ तो बहुत सारी बातें हैं, और ना करो तो पहले तो मैं सोचा 2-4 लाइन लिख दूं, लेकिन बोला नहीं, लिखेंगे इनसे बात नहीं बनेगी। तो सोनिया जी, अपने फेसबुक पे संपर्क रखिए और बताइए कि आपको कहाँ जाना है दीक्षा लेने, या इंतज़ार करना है, या आपकी अपने ऊपर है। किसी की ज़बरदस्ती, किसी के प्रभावित से होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने पूछा तो मैंने जितना हो सका इस वक्त जो आया मेरे अंदर से मैंने कह दिया। और ऑल द बेस्ट। हरि ओम तत्सत।